टॉपिक वही है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके जितने भी क्वेश्चन आते हैं ये मैंने आपको नोट्स जो भेजे हैं उसमें लिख के दे रखे हैं, और ये वो सारे क्वेश्चंस मैं एक बार यहाँ समझा भी दूंगा। ऐसा मत करना कि वो भूल गए हैं और दोबारा ये बता दीजिए, क्योंकि दोबारा के लिए मुझे मैसेज में मैं क्या समझा पाऊंगा, तो इसलिए एक बारी में याद रखना। रिकॉर्डिंग वैसे है, देख लेना। ये सिंबल है इसका। किसी को आयोनाइजेशन एंथैल्पी ना लिखना हो तो वो ऐसे लिख लेता है, डेल्टा आई एच। इंपॉर्टेंट बात है। इसकी डेफिनेशन है एनर्जी रिक्वायर टू रिमूव ए इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए gaseous isolated atom so that to convert it into gaseous positive cation। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। डेफिनेशन है जो आ जाती है जी पेपर में। अब इस प्रोसेस को समझना। कोई एटम है सोडियम, इसमें पहले तो जी लगाना, इस बात को समझना। इसमें पहले तो जी लगाना। जी का मतलब होता है पार्टिकल अलग अलग हैं, यानी एटम जो है ये किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, अकेला एटम। गैसियस, गैस के पार्टिकल अकेले रहते हैं ना, अलग अलग। गैसियस आइसोलेटेड का मतलब है एक अकेला, सिंपल लैंग्वेज में, एटम, इसके आसपास कोई दूसरा एटम नहीं है। तो आप इसमें से इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s डब्बे वाले मेथड से, 1s 2s 2p और 3s1। तो हमें जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होता है वो सबसे पहले तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से हैं। ये तो इनर शेल है, ये फर्स्ट इनर शेल है, ये सेकंड, यही है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हमें जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होता है वो वैलेंस शेल से करना होता है, और इसमें वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही ऑप्शन है 3s वाला। इस इलेक्ट्रॉन को सिंपल भाषा में हमें एटम से बाहर करना है, और इसे एटम से बाहर करने के लिए हमें इसे एनर्जी देनी पड़ेगी। इसे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी ये डिपेंड करता है कि इसे कितने अच्छे से सोडियम ने पकड़ा हुआ है। ये हम बाद में बात कर लेंगे। शुरुआत में इतना समझिए कि इसको रिमूव करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। कैसे? देखो, अगर हम सर्कल वाइज एटम बना लें, हालांकि इलेक्ट्रॉन सर्कल में नहीं घूमते हैं, ये सर्कल बस इतना बताएंगे कि ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड एनर्जी लेवल है, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड एनर्जी लेवल में 8 है, और ये थर्ड है, इसमें 1 है, और ये इनफाइनाइट लेवल है। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट लेवल तक पहुंचा दो तो वो एटम से बाहर हो जाता है। तो अगर इसे हमें यहां पहुंचाना है तो इसके लिए इसे एनर्जी देनी पड़ेगी, और न्यूक्लियस इसे पकड़ती है। तो अगर आप इसे बाहर निकालना चाहते हैं तो आपको उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसे, जितना ज्यादा न्यूक्लियस इसे होल्ड कर रही है। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी है। डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में याद करना, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। यानी एक इलेक्ट्रॉन को एटम से
बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी आपको देनी होती है वो आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई। आ गई ये बात समझ में? यस सर। यस सर। यस। अब सुनिए, अगली चीज मैं एक समझाऊंगा, वो क्या है देखना, स्क्रीनशॉट लो। यस। तो मैं हर चीज को समझा दूंगा जिस पे क्वेश्चन आता है। टॉपिक में नहीं दिखेगा ये, लेकिन क्वेश्चन सारे दिखेंगे और वो क्वेश्चन आपको लिखे हुए मिलेंगे। हर नोट्स में ऐसा मिल जाएगा आपको। याद क्या करना है इसकी कोई टेंशन नहीं है। देखिए, हम सीखेंगे डेल्टा IH1, डेल्टा IH2 एंड डेल्टा IH3। अब सुनो, डेल्टा IH1 का मतलब होता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इस पे गौर करना, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। डेल्टा IH2 का मतलब होता है सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। डेल्टा IH3 का मतलब होता है थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब इसे एल्यूमिनियम से समझ लो। एल्यूमिनियम बॉक्स वाले मेथड से बनाना। वन एस में 2, 2s में 2, 2p में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3s में 2, 3p में 1। अच्छा, जब फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बड़ा आराम से सुनना, जब फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात होती है तो इसका मतलब होता है आपको पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है। अभी इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन निकला तो है नहीं, 13 के 13 है। तो अगर आप पहला ये है, पहला निकालेंगे तो ये कहलाएगा फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आपने पहला निकाल दिया तो उसमें जो भी एनर्जी लगनी थी वो लग गई। डेल्टा IH1 1 का मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मान लो एनर्जी लग गई x किलोजूल पर मोल। यूनिट पे फोकस करना है इसकी, किलोजूल पर मोल। अब ये बन गया Al+। अब इसमें बच्चे इलेक्ट्रॉन, पहले थे 13, अब बच्चे 12। एक ही बारी में समझ लेना। क्यों? क्योंकि कम टाइम लगाना है इसमें। 2s में 2, 2p, 6, 3s में 2, अब 3p तो गायब ही हो गया। तो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है। कोई सा भी एक इनमें से निकाल दो। इसमें एनर्जी चाहिए y, यानी सेम नहीं चाहिए, y किलोजूल पर मोल। अब जब दूसरा निकाल चुके हो तो तीसरा निकाल दो। अब ये Al2+ तो पहले ही बन चुका है, 2 तो निकाल चुके हो तुम, एक यहाँ एक यहाँ, एक यहाँ एक यहाँ, 2 तो पहले नहीं है, तीसरा निकाल रहे हो। Al2+ 11 इलेक्ट्रॉन, 1s
में 2, 2s में 2, 2p, 3s में 1, ये निकाल दिया। तो अब इसे निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ये रही, Z किलो जूल पर मोल। तो क्वेश्चन ये आएगा कि डेल्टा IH1 पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कम एनर्जी लगेगी, दूसरे में ज्यादा आता है, क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है ये, तीसरे में और भी ज्यादा एनर्जी लगेगी। पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कम एनर्जी लगेगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे ज्यादा एनर्जी लगेगी, तीसरा निकालोगे और भी ज्यादा एनर्जी लगेगी, चौथा निकाल ही नहीं पाओगे, तीसरे तक जा पाओगे। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे उस समय 13 प्रोटॉन थे और 13 ही इलेक्ट्रॉन थे, मगर जब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन बचे 12, प्रोटॉन अभी भी 13 ही है। तो जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, यहां आ जाइए, पहला तो आपने इसमें निकाल दिया इस फिगर में, ये वाला, अब ये बन गया Al+, इलेक्ट्रॉन रह गए 12। अब आप दूसरा निकालेंगे तो उसमें ये एनर्जी लगेगी। तो जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो तुम्हें नहीं लगता कि अब इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन बढ़ गया है, क्योंकि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर अट्रैक्टिंग लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अब अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो बचेंगे 11। अब अगर इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ गया है, तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना और मुश्किल हो जाएगा, और तीसरे केस में एनर्जी और भी ज्यादा लगेगी। आया समझ? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ये समझ में आ जाना चाहिए पक्का, ऐसा नहीं करना है कि बाद में मुझसे कहो सर जी ये वाला क्वेश्चन ये वाले, नहीं तो परेशान हो जाओगे अपने आप ही। अब सुनो, जो भी बच्चा स्क्रीनशॉट लो जिसमें भी पढ़ने की इच्छा है कि वही चाहता है कि भाई मेरे सवाल हो जाए, सर जी चाहे कुछ भी करना पड़े, भाई एनसीईआरटी रीड करो, कंपटीशन भी कोई होगा ना, गूगल कर लो, मेरी मत पूछो, मैं तो छोटा मोटा टीचर हूँ कोई बाहर से टीचर आए विदेश से तो उसकी बात मान लेना, गूगल कर लो, उसमें बेशक हो सकता है कोई स्टूडेंट ही बता रहा हो, वो मान लेना। तो गूगल पे डाल के देखना कि एनसीईआरटी पढ़ना कितना नेसेसरी है। तो अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्रैक करना है तो उसके लिए भी एनसीईआरटी सफिशिएंट होती है, बस उसे की लैंग्वेज को रीड किया हुआ हो। अब सुनो, इन्हें ग्रुप में चलते हैं। लिथियम फर्स्ट ग्रुप में चल रहा है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अगर आपको इसकी हर एक क्वायरी को समझना है तो टॉपिक्स को ऐसे याद रखना। ये आसान तरीके से भी समझाया जा सकता है, मगर फिर आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आने वाले समय में आएंगे सेकंड टर्म में, जब एस ब्लॉक पी ब्लॉक इसके दूसरे चैप्टर आएंगे इसी के 1s2 2s1। पहले मैं एक सेंटेंस बोलूंगा, उसे कई बार समझ लेना है, सुनकर तीन से आपके समझ में आ जाएगा, फिर चौथे में वही होगा जो 3 में हो रहा है। ज्यादा लिखने से कोई फायदा नहीं है, आप समझ जाएंगे। देखिए ऐसे समझना कि पहले इन पे नजर डालो, ये वाले इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, पहला ही इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो यही निकालोगे,
जब हम ग्रुप में, ये लाइन सुनना है मेरी, है ना, बस इसे सुनना। जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से यहां अट्रैक्शन बढ़ जाना चाहिए, लेकिन साथ साथ स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है और डिस्टेंस भी बढ़ रही है। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब है नंबर ऑफ इनर शेल बढ़ रही है। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्टेट कर देता हूं इसे, 3 चीजों पे ध्यान देना है: न्यूक्लियर चार्ज, डिस्टेंस, स्क्रीनिंग इफेक्ट। खास बात है, तीनों चीजें बढ़ रही हैं। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो इसका कारण है प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से अट्रैक्शन यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इन शब्दों को याद रखना है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और डिस्टेंस और स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता है। तो न्यूक्लियर चार्ज का उतना असर नहीं होगा जितना असर होगा डिस्टेंस और स्क्रीनिंग इफेक्ट का, यानी ओवरऑल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा, बढ़ेगा नहीं। क्लियर है सेंटेंस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब सुनो, तो मैं ये लिखता हूं कि कंबाइन इफेक्ट, ये सेंटेंस पढ़ लेना एक बार, इसी से ही आपको टॉपिक समझ में आएंगे ऐसे ध्यान देने से। कंबाइन इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड डिस्टेंस, combined effect of increase in screening effect and distance between nucleus and valence electron। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ रही है। दिस रिजल्ट, पीछे एसी चल रहा है, यहाँ पसीना आ रहा है। दिस रिजल्ट इन डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अट्रैक्शन। दिस डिक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता है। तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा तो आप बताइए इन तीनों में से किसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी रिमूव करने के लिए? कुछ सोच के बताइए, क्योंकि आप इस चैप्टर को रट नहीं सकते हैं, पहले वाले फर्स्ट को, क्योंकि फर्स्ट में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा है। तो यहां अट्रैक्शन ज्यादा है, इसे निकालना मुश्किल हो जाएगा। ये कम अट्रैक्टेड है, आसान हो जाएगा निकालना, इसे और आसान। तो आपको इसे देनी पड़ेगी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी और इसे देनी पड़ेगी कम, और नीचे भी बताते रहना, नीचे और कम, है ना, ध्यान रखना, नीचे तक है, सीजीएम तक। तो हैंस डेल्टा आई एच डिक्रीज। तो ये तो आ जाता है आपका, अगर किस्मत अच्छी हो तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, सीधा सीधा आ जाता है ये, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें मना नहीं कर सकते। ऑर्डर में लगाने के लिए आ जाता है, ध्यान रखना, ऑर्डर दे देते हैं वो, कोई ग्रुप दे देंगे और तुमसे कहेंगे अरेंज करो किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, इसीलिए तो पीरियोडिक टेबल याद करनी होती है वो वाली। हाँ, इन वैल्यूज पर ध्यान दो जरा, पता है इन्हें देखना इंपॉर्टेंट है।
एक होमवर्क दिया था कि सेंटेंसों को बार बार लिख के लाना है। एक बच्चे ने लिख के दे दिया, मैंने भी भेजा था। बाकी 15 अगस्त मना रहे हैं। देखो तो इन्हें शक्लें तो देखो इनकी, 15 अगस्त मनाने लायक है ये, पतंग उड़ा रहे हैं। इतने बढ़िया है ये, 15 अगस्त मना रहे हैं। इनके 15 अगस्त मनाने के टाइम चल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। होमवर्क नहीं दिया वो भेज के लिख के। इन वैल्यूज को देखो, 520, 496, 419, 403, 374, ऐसी वैल्यूज होती है आयोनाइजेशन एनर्जी की, और ये घट रही है। देखो घटती हुई दिख रही है। इस पे नजर डालो एक बार 30 सेकंड के लिए इस वैल्यू पर, इससे फर्क पड़ता है कि वैल्यू कैसी दिखी। इसकी यूनिट को देखो और पढ़ो। अब सुनो, पीरियड में चलते हैं। भाई ये टॉपिक इतना आसान नहीं रहेगा जितना अभी है, इसमें दिमाग लगाओ। अभी पता है तुम्हें ऐसे क्वेश्चन करने हैं, वो आएंगे पेपर में। ऐसा नहीं कुछ एक्स्ट्रा है, वो आते हैं वो पेपर में, श्योर है वो। अब ये तो आसान वाले हैं, समझ लो। जैसे ऐसे बताना तो आसान होता है। जैसे किसी पीरियड में चलते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। तो बॉक्स वाले मेथड से तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, क्योंकि आएगा नहीं वो इसमें। 1:2:1। पहले मैं आपको एक बात बोल दूंगा, उसके बाद आप आंसर बताएंगे। अगर इतना सोच पा रहे हो तो ये चलेगा, फिर आगे और ज्यादा भी सोच पाओगे। अगर आपको सोच ही नहीं आ रही है कि इसमें क्या करना है, तो समझ लो इसका इलाज नहीं है, क्योंकि जितनी डिटेल मैं तुम्हें इसकी दे रहा हूं, इतनी डिटेल दोबारा पढ़ने का ना तो टाइम है और ना ही दिमाग है। ये भी एक बात है कि बार बार किसी चीज को सुनने का। और कुछ चीजों को बहुत लाइटली लेना, जैसे मैं बताऊंगा लाइटली लेना किसे कहते हैं। ज्यादा पीछे नहीं पड़ना है उसके, लेट इट गो भी करना है कुछ चीजों को कि हाँ जी ये ऐसे होता है। अब सुनो, जब हम देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम है, क्योंकि इसमें एक ही इनर शेल है, एक इनर एक आउटर, दो ही तो शेल है। सेकंड पीरियड है ये, दो ही शेल है, ध्यान। तीन नहीं है ये दो तो सब शेल है। ये है पूरी सेकंड शेल। अब ऐसे नहीं होता के में 2, एल में 3, दो ही तो शेल है। के में 2, एल में 3, बोरोन की, तो दो ही शेल है। इनमें इनर शेल एक ही है। तो आप ये बोलेंगे कि स्क्रीनिंग इफेक्ट में तो कुछ खास अंतर आ नहीं रहा। स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट रिमेन सेम, और इंक्रीज स्लाइटली, बहुत कम इंक्रीज होता है, ना के बराबर। यानी कोई फर्क नहीं डाल पाएगा स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट फर्क क्या डालता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट ये फर्क डालता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को घटा देता है, यानी ये घटा तो पाएगा नहीं अब। लेकिन न्यूक्लियस तो बढ़ रहा है, 3 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन, 5 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन। हालांकि इसमें भी कोई ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन अंतर तो है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कंसिडरेबली।
Hence, effective nuclear charge increase slightly. ये बात आई समझ में कि नहीं? बताओ, पढ़ के पहले पढ़ लेना, पहले 15 सेकंड में बताना पढ़ के। यस सर। तो लास्ट शेल पर लगने वाला अट्रैक्शन बढ़ा क्यों, समझ गए? यस सर। क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट तो बढ़ा नहीं, सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा। अब सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज ही बढ़ेगा तो इससे तो लास्ट पे लगने वाला अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज तो ग्रुप में भी बढ़ रहा था, मगर वहां उसके साथ साथ स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा था, और स्क्रीनिंग इफेक्ट कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा था। तो असर जो है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट का नजर आ रहा था ग्रुप में। पीरियड में कुछ ऐसा है। अब बताओ, लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। हाँ जी। लिथियम को चाहिए 520 किलो जूल एनर्जी, 899, 801, 1086, 1402, 1314, 1681, 2080। मगर यहां कुछ गंभीर क्वेश्चन है, डैम सीरियस। पहले तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि हैंस या दिस रिजल्ट इन इंक्रीज इन डेल्टा IH1 अक्रॉस पीरियड। इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया सर। अब एक सवाल है, इन्हीं सवालों को अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको आगे भी चीजें समझ में आएंगी, देख लेना। अब इन सवालों पर डिपेंड करता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ये 3 चैप्टर है इसके, यहाँ पर 3 चैप्टर हैं, 12th में टोटल 6 हैं, कोई छोटी बात नहीं है। ऐसा मत सोचना कि ये लेस या मोर या ऑर्गेनिक ज्यादा, सेम आएगा ये, सेम जैसे बाकी वो आते हैं चैप्टर। आप इसे मिस करेंगे, इसमें क्या ऐसी खास बात है कि इसे मिस नहीं, क्योंकि ये बेसिक्स है। यहां से आप सीखेंगे कि अंदाजा कैसे लगाना है, फिर वहां लगाएंगे। वहां नहीं सीख पाएंगे, वहां सिर्फ आपको कंफ्यूजन मिलेगी अगर आपने यहां नहीं सीखा तो। ये एक सवाल है, देखो आप देख रहे हैं बेरिलियम की वैल्यू 899 है और बोरोन की 801 है, बल्कि बोरोन की ज्यादा होनी चाहिए। जब तुम कह रहे हो कि लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है तो ये तो घट रही है ना? समझ गए होंगे सवाल। अब इसका आंसर ऐसे देना है। इसके आंसर में एक नया वर्ड आएगा, उसे पकड़ना, और मेरी बात याद रखना, इसे इजी लीजिए, मतलब ज्यादा माइंड पे दबाव मत डालिए। कुछ चीजों को समझना और साथ में याद भी रखना है। 2p1 देखो, सवाल ये है कि अगर आप देखें तो लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है क्योंकि न्यूक्लियस का साइज बढ़ जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम रहता है। ये हमने समझ लिया है। अब तो बस सवाल इतना है कि बोरोन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम क्यों है बेरिलियम से। इसका आंसर देखो, वो बात सही है कि लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, मगर आप यहां ये देखिए कि बोरोन बेरिलियम को इलेक्ट्रॉन निकालना है 2s में से और बोरोन को निकालना है 2p में से। आप यहां 2s और 2s का कंपेयर नहीं कर रहे हैं। अगर यहां भी इलेक्ट्रॉन 2s में से निकालना होता और यहां भी 2s में से, तो यहां इफेक्टिव न्यूक्लियर, यहां अट्रैक्शन ज्यादा होता।
मगर एक जगह इलेक्ट्रॉन 2s में से निकालना है और एक जगह 2p में से। अब जो 2s वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्फेरिकली एरिया में रहते हैं, यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे। जो 2s वाले इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रहते हैं, यानी 2s वाले इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस में बड़ा ही इंटरेस्ट है, यानी बहुत अट्रैक्टेड रहते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। कोई बच्चा अपने माँ बाप के चारों ओर घूमता है तो उसे क्या कहते हैं? कहते हैं ये तो माँ बाप के चारों ओर ही मंडराता रहता है ना। और 2p वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ऊपर या नीचे चारों ओर नहीं जाते हैं, और बल्कि और दूर तक चले जाते हैं न्यूक्लियस से, तो ये न्यूक्लियस से कम अट्रैक्टेड होते हैं। तो अगर आप 2s और 2p को कंपेयर करेंगे, देखो इसका 2s और इसका 2s तो यहाँ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसका 2p इसका 2p तो वहां अट्रैक्शन ज्यादा है। लेकिन अगर आप 2s और 2p को कंपेयर करेंगे तो 2p में लेस अट्रैक्शन होता है, 2s में अट्रैक्शन ज्यादा होता है। ये बात आ रही है समझ में? बताओ। Yes. तो इसे इस लैंग्वेज में आपको मिलेगा ये आंसर किताब में, नोट्स में। इन केस ऑफ बोरोन, इलेक्ट्रॉन has to remove from a stable, from a 2p subshell, 2p orbital which is less penetrated। अब ये शब्द जरूर लिखियो, टुवर्ड न्यूक्लियस, जब लिखने का पेपर आए, which is less penetrated toward nucleus। In case of boron, electron has to remove from a 2p orbital which is less penetrated toward nucleus। बोरोन के केस में इलेक्ट्रॉन जो रिमूव करना है वो 2p में से करना है, और 2p लेस पेनिट्रेटेड टुवर्ड न्यूक्लियस का मतलब है न्यूक्लियस की तरफ घुसा होना, यानी न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होना कम होता है। पेनिट्रेटेड का मतलब यहाँ है न्यूक्लियस में न्यूक्लियस में कोई घुसता नहीं है, न्यूक्लियस में धस जाना है, न्यूक्लियस की तरफ जाना। तो इसमें ये न्यूक्लियस की तरफ कम जाते हैं, विच इज लेस पेनिट्रेटेड टुवर्ड न्यूक्लियस। व्हाइल इन केस ऑफ बोरोन, बेरिलियम। अब बेरिलियम में दो बातें हैं जो वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन has to remove from a fully filled 2s orbital। तो जो फुली, यहां दो चीजें हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन फुली फील्ड है, एक तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है वो ऑर्बिटल फुली फील्ड है। डबल इलेक्ट्रॉन हो गया ना इसमें, फुल है, दो ही आते हैं 2s में। जो फुली फील्ड ऑर्बिटल्स होती है ना, मैंने आपको बताया था वो एक्स्ट्रा स्टेबल होती है। फुली फील्ड, एक्स्ट्रा स्टेबल। और कोई चीज अगर एक्स्ट्रा स्टेबल है तो उसमें कोई भी चेंज करना जरा मुश्किल होता है, स्टेबिलिटी को चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल भी है और ये न्यूक्लियस की तरफ पेनिट्रेटेड भी ज्यादा है। बताइए, आया समझ? Yes. Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका दूसरा वर्जन भी आता है इसी क्वेश्चन का, दोनों सेम इंपोर्टेंस रखते हैं। अब इसका दूसरा वर्जन सुनना। इसका आंसर लिखा मिलेगा आपको नोट्स में, मैं सिर्फ समझा दूंगा, ऐसे तो लिख लिख के पागल हो जाऊंगा मैं। सुनो, लेकिन ऐसा लिख के दूंगा मैं, उसमें कुछ ना कुछ तो नजर आएगा ऐसा कि समझने लायक हो। अभी अभी हमने देखा कि बेरिलियम में और बोरोन में से 1s2 2s2 2p1, जैसे ही आपको मैं बताऊं कि किस किस पे क्वेश्चन आएगा,
तो उसको पर्टिकुलरली याद रखना, उसके बाद आपको अपने आप समझ में आने लगेगा इनका आंसर कैसे दिया जाता है। अगर हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन बोरोन में निकालना पड़ता है यहां से और बेरिलियम में यहां से, और आपको पता है बेरिलियम की वैल्यू हाई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, और बोरोन की लो है। अब पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ये भी सीखो कि निकालने के बाद कैसा दिखेगा ये बेरिलियम। फिर तो ये प्लस आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, बोरोन प्लस, तो 1s2 2s1 1s2 2s2 इसका निकल गया ये वाला। न्यूक्लियस तो सेम ही रहेगा, इसके न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन है, इसके न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन है। अब अगर वो तुमसे क्वेश्चन करे कि सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है, ये बताओ। सर तब दूसरे वाले की ज्यादा होगी। दूसरा वाला कौन है यहाँ? बोरॉन बोरॉन बोरॉन। बोरा अब बोरोन को एनर्जी ज्यादा चाहिए क्योंकि अब दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में से निकालना है ना। यस सर। और ऊपर से देखो बोरोन फुली फील्ड हो गया है, जहां से इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है वो जगह क्या हो गई है? फुली फील्ड। लेकिन ये इसका मेन आंसर नहीं है, ये इसका सेकेंडरी आंसर है, यानी साथ साथ लिखना होता है। इसका मेन आंसर है कि अब दोनों में ही इलेक्ट्रॉन सेम 2s ऑर्बिटल में से निकालने हैं, और जैसा कि हम जानते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो बोरोन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा रहेगा और बेरिलियम में कम रहेगा। ये है इसका आंसर, लिखा हुआ है मैंने अपने नोट्स में। ये इस बार लो होगा, ये हाई। आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बाहर से नहीं मिलेगा कुछ भी। ऐसा नहीं है कि उसके लिए कुछ अलग से विदेश जाने की जरूरत है, यहीं से ही सवाल आएगा। अब एक सवाल जिसका आंसर आप लाइटली दे सकते हैं, जितना लाइटली चाहे। यहां देखिए, यहां गड़बड़ दिख गई, ये बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, फिर टाइम आज खत्म करना है ये। यस सर। हाँ जी सर। है ना? ये गड़बड़ समझना बड़ा आसान, तुम इसका आंसर देने की कोशिश करना, सोचना कि क्या हो सकता है, अपने आप है, ध्यान देना और सोचना। अपने आप बताओगे तो ज्यादा याद रहेगा और तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसको आंसर को ऐसे करना होता है। जैसे ही तुम्हारा आंसर करेक्ट निकलेगा तुम समझ जाओगे करेक्ट निकल सकते हैं। तो मैं बस आपकी एक मदद करूंगा कि मैं आपको एक बार ये माइंड करवा दूंगा कि इलेक्ट्रॉन निकालना कहां से है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इसके भी 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड। देखो, इसमें तो इलेक्ट्रॉन ये वाला निकालना है जो दिख रहा होगा तुम्हें पहला, इसमें कौन सा निकालना है ये बताओ। पहला जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बॉक्स जो डबल सर, है, फर्स्ट बॉक्स वाला। हाँ, जो 2p में सर जो डबल है, डबल वाले। यस सर, जो डबल वाला है। उनमें से एक निकालना है। अच्छा, तो ये बताओ क्यों यहाँ एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है, यहाँ कम? बल्कि होना ऐसा चाहिए था कि यहाँ एनर्जी ज्यादा चाहिए होती और यहाँ कम, क्योंकि लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है तो राइट को ज्यादा देनी पड़ती, मगर राइट को कम देनी पड़ रही है और लेफ्ट को ज्यादा। क्यों? सर क्योंकि जो जो राइट वाला है वो ज्यादा पेनिट्रेटेड है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन, तो उसमें ज्यादा अट्रैक्शन आएगा, भाई इसलिए दोनों 2p ही है, तो राइट वाला हो सर चाहे क्योंकि लेफ्ट जो वाला हो। लेफ्ट वाला है वो हाफ फिल्ड है और राइट वाला में T4 है, इसलिए हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, और एग्जैक्टली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल होती है। यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन्स के बीच झगड़ा लड़ाई कम है और ऐसे एटम बहुत स्टेबल होते हैं। एग्जैक्टली हाफ फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और ऐसी कॉन्फ़िगरेशन को चाहिए होती है ज्यादा एनर्जी चेंज करने के लिए, रिक्वायर हाई डेल्टा एच।
और वहीं इसके दो आंसर हैं देखो। वहीं आप अगर एक चीज देखें तो ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन आसानी से जाने देगी, क्योंकि ऑक्सीजन को पता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने जाने दिया तो ऑक्सीजन की लास्ट कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली हाफ फील्ड हो जाएगी, यानी ये इलेक्ट्रॉन देने के बाद ऑक्सीजन भी एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा। तो अगर हमें पता है कि कोई चीज देने से हमारा फायदा है तो वो काम हम जल्दी कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन अगर ये इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर ले तो फिर ये भी एग्जैक्टली हाफ फील्ड हो जाएगी, इसलिए यहाँ वैल्यू कम है और यहाँ ज्यादा है। इसे चेंज करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसकी सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करना। एक हटा दूं, अब बताओ किसे एनर्जी ज्यादा देनी है? सर ऑक्सीजन। सर ऑक्सीजन। क्योंकि अब ऑक्सीजन एग्जैक्टली हाफ फील्ड हो गया है ना। यस सर। हाँ, तो ऐसे सवाल आते हैं इसमें, तो ये आप अपने आप देख लेना, इतने ही आते हैं। स्क्रीनशॉट लो जल्दी, आगे चलना है। यस सर। ये क्वेश्चन मिलेगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी टॉपिक नोट्स में, उसके अंदर ठीक ठीक लैंग्वेज में जो लैंग्वेज लिखनी चाहिए उसमें मिलेगा। जरूरी नहीं है कि वो लैंग्वेज आसान हो, मगर आपको मिलेगा उसमें, बाकी आप रिकॉर्डिंग देख लेना। अब एक सवाल है इसमें, कहीं दिख रहा है तो मैं वो सवाल अगला मुझे दिख रहा है। देखो, बेशक आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट बढ़ रही है, बढ़ी रही है। वहां पे 500 थी वैल्यू, यहाँ 1600 हो गई, मगर यहाँ कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। 400 का अंतर है। यहाँ देखो 300 से कम का अंतर है, यहाँ 100 का, यहाँ भी 400 से काफी कम है, 300 के करीब है ये। यहाँ 99 का अंतर है, मगर यहाँ अंतर 400 का है। तो अब ये क्वेश्चन ये आएगा, वाई डेल्टा आई एच ऑफ नोबल गैस एक्सट्रीमली हाई, कुछ ज्यादा ही हाई क्यों है? तो आंसर होगा बिल्कुल बिल्कुल ही आसान। अगर आप इस चीज को बस हजम कर लें, फुली फील्ड हाफ फील्ड, नियॉन 1s2 2s2 2p6, तो आप क्या बोलेंगे? यही तो है वैलेंस शेल पूरी। अब ये ना हो अगर आप इलेक्ट्रॉन, तो खैर आप यहां से निकाल रहे हैं 2p में से, तो 2p एग्जैक्टली फुली फील्ड है, समझ गए? और एग्जैक्टली फुली फील्ड का मतलब, एग्जैक्टली फुली फील्ड का मतलब हाईली स्टेबल। हाईली स्टेबल। इतना शॉर्ट मत लिखिए आना, वहां मेरे नोट्स में देख लेना। एग्जैक्ट हाईली स्टेबल। अगला सवाल स्क्रीनशॉट लो, इसका आंसर आप खुद करेंगे इस सवाल का, देखना अब ध्यान से देखना। वो सवाल थर्ड पीरियड से आएगा, ये सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड में चलता है। थर्ड पीरियड में स्टार्टिंग होती है सोडियम से, फिर मैग्नीशियम आता है, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन। हाँ, यहां से आएगा एक सवाल, तुम्हें बताना है सोडियम 1 है, और सही बताना, कुछ भी फेंकना मत कि पूछा है तो जरूर कुछ अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं है, जो तुम्हें लगता हो वो बताना। मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताओ डेल्टा IH1 किसका ज्यादा है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का ही है। हाँ, क्योंकि इसमें मेरे को कुछ दिख नहीं रहा,
क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया होगा। ये 11 प्रोटॉन है और ये 12, और आपको जो इलेक्ट्रॉन निकालना है वो सेम ऑर्बिटल में से ही तो निकालना है, और ऊपर से आपका मैग्नीशियम फुली फील्ड है। 3s में 2 ही आते हैं और 2 ही है, लेकिन फुली फील्ड, यहाँ पर फुली फील्ड एक सेकेंडरी आंसर है। आपको बोलना है क्योंकि सोडियम और मैग्नीशियम दोनों में से इलेक्ट्रॉन 3s में से निकालना है, मैग्नीशियम में न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो मैग्नीशियम अपने 3s पर ज्यादा अट्रैक्शन लगा रहा है। लेकिन अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकल जाए, अब ठीक ठीक आंसर करना है, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6, और मैग्नीशियम में एक ही निकालना है, 1s2 2s2 2p6 3s1। अब बताइए। सोडियम का ज्यादा हो जाएगा। हाँ, इसका आंसर पता है क्या है? फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन आपको बोलना है कि इसने नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली है इस लैंग्वेज में। ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन है? दिख रही नहीं है? ये नियॉन की नहीं है ये? यस सर। तो नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने का मतलब है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाना, नोबल गैस बन जाना, और ऐसे में इलेक्ट्रॉन अब यहां से हटाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो डेल्टा IH1 इसका हाई है, O1 डेल्टा IH2 इसका हाई है, और डेल्टा IH2 इसका लो है। वहीं डेल्टा IH1 इसका हाई है, लो है, और इसका हाई है। और मैं लिख दूं कि इसमें क्या चल रहा है, लेफ्ट टू राइट रीजन है इसमें, तो लेफ्ट टू राइट वाला रीजन चल रहा है, और नीचे आपको यहां से पता चल जाएगा कि यहाँ क्या चल रहा है। इतने क्वेश्चन आते हैं जितने मैंने आपको बता दिया। अब इससे ज्यादा क्या हजम करोगे? अब तो ऐसे तो कुछ भी आता रहेगा। तो एक ही तो टॉपिक है भैया, इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी अब आगे उसके भी क्वेश्चन करने हैं। समझ गए मेरी बात की नहीं? यस सर। यस। तो इसकी एक बार अगर रिकॉर्डिंग देख लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी कोई बर्थडे मनाने के लिए रह रहा है तो वो भी मना लो जल्दी, पहले वो काम कर लो। चलो बाय। अब देखते हैं अगली क्लास का टाइम जो भी होगा। वैसे मुझे लग रहा है 9 बजे होगा आज के डेज में, क्योंकि स्कूल में क्लासें ऐसे ही स्कूल वाले रखते रहेंगे अब, क्योंकि उन्हें ट्यूशन भी तो जाने नहीं देना है बच्चों को।